चलो, तो देखो आज का पहला टॉपिक हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर लिया है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। बट स्टार्ट में मैं एक बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता दूं, क्योंकि आज का जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी टॉपिक करेंगे, वो सारे के सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड रहेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पहले ओके कर लेते हैं। देखो ये दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। पहली बात ये समझो कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर वो m क्रॉस n की है, और दूसरी मैट्रिक्स मान लो b है। एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, मैट्रिक्स ए मान लो जनरल फॉर्मेट में इस तरीके से है, वो मैट्रिक्स m क्रॉस n की है। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। और दूसरी मैट्रिक्स है मान लो bij, ये मैट्रिक्स p क्रॉस q की है। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन तभी होगा, बहुत ध्यान से समझो। ए बी में एक और बात मैं बता दूं तुम्हें, बी को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। बी का नाम क्या है? बी एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लायर है। और ए को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर, ए का नाम रहेगा प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स और बी का नाम रहेगा पोस्ट मल्टीप्लायर। अगर दो मैट्रिक्स पी एंड क्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्री मल्टीप्लायर यहाँ पे पी है और पोस्ट मल्टीप्लायर यहाँ पे क्यू है। अब कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक सर्टेन कंडीशन दोनों मैट्रिसेस फॉलो करें। पहली मैट्रिक्स बोलने का मतलब प्री मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स बोलने का मतलब पोस्ट वाली। तो दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का, मतलब ए का, ए बी की बात कर रहे हैं, तो पहली मैट्रिक्स ए रहेगी, इसका अगर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम रहेगा तभी ए बी निकल पाएगा। तो अगर ये दोनों सेम रहे तो ये मल्टीप्लिकेशन आगे हो जाएगा। और ए बी का एलिमेंट मान लो सी आई जे है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाएगा। अब ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो क्या ध्यान रखना है। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। और एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो m क्रॉस q की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको ba को एग्जिस्ट कराना है तो b हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लायर, और a कौन सा हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ये करने के लिए क्या होना चाहिए, b का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू a का नंबर ऑफ रो। और फिर इसके ऑर्डर कैसे लिखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यही फॉर्मेट याद रखना। बस ये फॉर्मेट तुमको दिमाग पे अच्छे से बिठा लेना है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम हो जाए, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये क्या डिसाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। तो ये तो होता है प्रोसेस। अब एक बार करके दिखाते हैं। तो सिंपल सिंपल एलिमेंट लेते हैं। मान लिया ये हमारा 1 है, 1 नहीं लेते हैं, ABCD लेते हैं ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े। ABCDEFGHI। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले सकते हैं, मान लो I तक हुआ ना, तो JKLMNOPQR। 3x3 है तो एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे बढ़िया है ये। 3x3 मैट्रिक्स अगर है तो एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत बढ़िया। ये चेक ही नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बचेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड रो का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो ये एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था याद करने के लिए। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करके 9 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स में भी 3x3 का ऑर्डर होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, देखो कैसे लिखोगे। ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, इनका समेशन मतलब सिग्मा रो 1 C1। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं एक दिखा देता हूं सिर्फ। पहला A और J, AJ प्लस B के साथ M, तो BM, और C के साथ P, P के साथ P। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या लिखेंगे, R1 C1 और इसका सिग्मा। R1 मतलब पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो
और C1 मतलब दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा R1C2 और ये सिग्मा यहाँ पे रहेगा R1C2, यहाँ पे रहेगा सिग्मा R1C3, उसी तरीके से सिग्मा R2C1, सिग्मा R2C2, सिग्मा R2C3 एंड सो ऑन, सिग्मा R3C1, यहाँ पे सिग्मा R3C2 और सिग्मा R3C3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया रिवीजन जो हमने पिछली क्लास पे कर लिया था। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। तो न्यू हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी प्रॉपर्टीज और इनको समझना अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था। स्केलर में क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव इन जनरल। ये इन जनरल का मतलब ये कम्यूटेटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट कोई ऐसा कोट नहीं कर सकता कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां लिख देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी इक्वल मतलब ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए, कैन बी बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब समझो इस चीज को। तुम्हें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक सर्टेन रूल फॉलो करता है। दोनों मैट्रिक्स में एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती है तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं एग्जांपल देके बात करता हूं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ये मैट्रिक्स है 3x3 की। दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, ये भी मैट्रिक्स है 3x3 की। ओके, अब अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए का नंबर ऑफ कॉलम, बी का नंबर ऑफ रो सेम हो गया तो ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर हम बी ए निकालना चाहते हैं, बी ए निकालने के लिए बी हो जाएगी हमारी प्री मल्टीप्लायर, मतलब पहली मैट्रिक्स बी हो जाएगी और ए क्या हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर, क्योंकि पहले वाले को प्री बोलते हैं, दूसरे वाले को पोस्ट बोलते हैं। तो ए बी निकालने के लिए प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, तो ए बी एग्जिस्ट कर गया। अब बी ए निकालने के लिए बी बन गया प्री मल्टीप्लायर, ए बन गया पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम इज 3 और पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो इज 3। ये भी दोनों सेम हो गया तो बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। ये बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, बट ए बी और बी ए सेम हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ए बी और बी ए सेम हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है जहां पे ए बी और बी ए एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है, इसीलिए यहां पे लिखा है मैंने कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल, बट इक्वल हो भी सकता है। मैं बताऊंगा कब इक्वल हो जाता है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ए बी भी एग्जिस्ट करे, बी ए भी एग्जिस्ट करे, बट वो इक्वल ना हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है आई जे, इसका मान लो 3x2 है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल करना है। ये मान लो 2x2 है, जस्ट इमेजिन ये 3x2 है, ये 2x2 है। अब देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ए बी एग्जिस्ट करेगा कैसे, क्योंकि ये 2 नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, तो बी ए निकालने के लिए बी बन गया प्री मल्टीप्लायर, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रो। वो सेम नहीं है, देखो नॉट सेम है, ये सेम कहां है, नॉट सेम। तो बी ए यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डी ए नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, डी ए नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कम्यूटेटिव होने का सवाल ही नहीं है। इस वाले में भी नॉट कम्यूटेटिव, और इट कैन बी, ये हो भी सकता है। इस वाले में तो जब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। तो इसीलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज नहीं कर सकते मतलब ना तो हम ये बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव होता है और ना ही ये बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक मैट्रिक्स, थर्ड कंडीशन,
एक मैट्रिक्स ऐसी हो जाए ए आई जे और इसका ऑर्डर मान लो 2x2 है, और बी दूसरी मैट्रिक्स हो जाए बी आई जे, इसका ऑर्डर मान लो इस बार 3x2 हो जाए। तो इस बार क्या होगा, या ऐसा करते हैं, रुको, कुछ ऐसा करें कि ए बी एग्जिस्ट ना करे और बी ए एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो, इसे मान लिया इसका कर लिया 3x3 और बी ले लिया बी आई जे, तो हमें क्या करना है, ए बी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो, ए बी एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब ये, अगर 3 है तो इसका रो यहाँ पे 3 ना होना चाहिए, 4 कर लेते हैं। और बी ए एग्जिस्ट करने के लिए ये हमने 3 कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो सेम नहीं है, तो ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बी ए एग्जिस्ट करने के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा, बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये कंडीशन भी आ सकती है, यहां पे भी क्या हो गया, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, एक बात दिमाग में बिठाओ, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ एनी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन, या कोई एक मैट्रिक्स नहीं, एनी टू मैट्रिसेस कर ले, एनी टू मैट्रिसेस, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो दो अलग अलग मैट्रिक्स लेंगे, अच्छा रहेगा। एनी टू मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, देन ए बी एंड बी ए बोथ विल एग्जिस्ट, है कि नहीं? अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, जैसे यहां देखो पहला एग्जांपल वही था हमारा, ए क्या है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो इस केस में ए बी भी एग्जिस्ट किया, बी ए भी एग्जिस्ट किया। तो इसको एक जनरल फॉर्मेट में याद कर लो कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन दोनों में ऑर्डर अगर सेम है, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, वो इक्वल हो ना हो वो देखना पड़ेगा। तो इस केस में वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन सा ऐसा केस है जहां पे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे? तो उसका सिर्फ एक ही केस है, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जैसे मान लो ए है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसको कर लिया हमने मान लो m क्रॉस m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स भी हम ऐसा ही लेते हैं, ए आई जे m क्रॉस m, कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स याद है ना, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, मतलब कहने का ये है ए इज इक्वल टू बी, ए और बी अगर इक्वल मैट्रिक्स है तब क्या होगा, ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो यही वो कंडीशन है जहां पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम हो जाएगी तभी ऐसा होगा, इक्वल मैट्रिक्स में ऐसा हो जाता है। तो ये 5 कंडीशंस अलग अलग हैं जो बनी है कम्यूटेटिव के लिए। पहली कंडीशन रिकॉल कर लो, इन जनरल कोई पूछेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो क्या बोलोगे, नहीं है, इन जनरल नहीं है, बट ये इक्वल भी हो सकता है। एक ही कंडीशन है जहां पे इक्वल होती है, फिफ्थ वाली। तो पहली कंडीशन देखो, दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, बट इक्वल होगा इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी कंडीशन ये वाला हो सकता है जहां पे ए बी एग्जिस्ट किया बट बी ए एग्जिस्ट नहीं किया। तीसरी कंडीशन जहां पे ए बी एग्जिस्ट नहीं किया बट बी ए एग्जिस्ट किया, इन दोनों ही में कम्यूटेटिव नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन, जब ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे देखना पड़ेगा। फिफ्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन, जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, उसी मैट्रिक्स को अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस केस में ए और बी दोनों कौन सी मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स के केस में ही ये कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसको जरा कॉपी कर लो जल्दी से। चलो देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, अभी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब बाकी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो, तो नंबर 2 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो समझ लो। मान लो 2 × 3 × 5 है, और यहां भी 2 × 3 × 5 है। एसोसिएशन मतलब ग्रुपिंग। तो अगर किसी बच्चे ने 3 और 5 को पहले कर लिया, उसका रिजल्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और किसी बच्चे ने 2 और 3 को कर लिया और 5 को बाद में कर लिया। किसी बच्चे ने ऐसे भी कर लिया, 2 × 5 पहले कर लिया और 3 बाद में कर लिया। सारे सेम है, ये सब इक्वल है, नंबर्स में ये सारे इक्वल है। तो अब अगर 3 मैट्रिक्स हो हमारे पास, मैट्रिक्स ए बी एंड सी, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है wherever या whenever both sides are defined। both sides are defined क्या मतलब है, देखो ए बी सी, इधर भी ए बी सी, एसोसिएशन मैटर नहीं करता है, बी और सी पहले मल्टीप्लाई कर लो और ए और बी पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, देखो बोथ साइड्स आर डिफाइंड का मतलब बी और सी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो। तुम्हें पता है अभी हर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मान लो पहले हमने लेफ्ट साइड में क्या किया है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या किया हमने, बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि बी एंड सी मल्टीप्लाई करने के लायक हों। अब बी एंड सी को मल्टीप्लाई करके कोई नई मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब इन दोनों पे भी मल्टीप्लीकेशन के लायक रहे, ये है। राइट साइड में देखो ए और बी पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए और बी का ऑर्डर इस तरीके से हो कि ए बी एग्जिस्ट करे, और ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, कोई नई मैट्रिक्स बन गई, इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों में भी वो ऑर्डर हो जिससे इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसा अगर है, सारी कंडीशन अगर है, तब ये एसोसिएटिव होता है, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि सारी कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से बन रहा है कि वो दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लायक है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये मान ले तो ये एसोसिएटिव हो जाता है। देखो एसोसिएटिव होता है, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब, देख रहे हो ना ए बी सी, तो ए बी सी इसी ऑर्डर में रखेंगे, बी सी ए नहीं करेंगे। मतलब इसको कोई भी ऐसे ना सोचे कि ए और सी पहले मल्टीप्लाई कर लें और बी को बाद में कर लें, तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो ऑर्डर हमने क्या लिखा है, ए बी सी लिया है ना, तो ए सी बी ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। या फिर इसी तरीके से कोई ऐसे सोचे बी और ए पहले कर लें बाद में सी कर लें, ये भी तो एबीसी ही है। नंबर्स में ऐसा काम हो सकता है, 2 × 3 × 5 कर लो, या 3 × 5 × 2 कर लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट मैट्रिक्स में ये काम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ए बी सी ही रखना है, ये ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ए बी सी करना है तो पहले ए और बी को कर लो, उसके साथ सी को कर लो, या ए बी सी करना है तो बी और सी को पहले कर लो फिर ए को बाद में कर लेना, लेकिन ऑर्डर ए बी सी ही रहेगा, तो इसमें ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने अभी इनको यहां पे लिख दिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देता हूं मैं एक वर्ड, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हियर, ऑर्डर मतलब ए बी सी, तो एसोसिएटिव होता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन के दो लॉज होते हैं, आई थिंक याद होगा सबको। एक्स वाई प्लस जेड, ये होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और एक होता है एक्स वाई माइनस जेड, ये होता है एक्स वाई माइनस एक्स जेड। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एडिशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एडिशन वैलिड होता है, ये वाला लॉ वैलिड नहीं होता है, ये वाला नहीं होता। तो मैट्रिक्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन ओनली। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over addition, provided both sides exist। क्योंकि यहां भी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये वर्ड हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करे पहले। तो a इंटू बी प्लस सी अगर है, हम इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ए बी प्लस ए सी, इसको कोई भी बच्चा ये ना लिखे बी ए प्लस सी ए, ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ए बी और बी ए में कंफ्यूजन है। नंबर्स के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं। देखो फर्स्ट वाले को हम चाहें तो एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा वाई एक्स प्लस जेड एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर्स के साथ कोई परेशानी नहीं है, तो ये सावधानी यहां पे हमको लिखनी पड़ेगी। ए और बी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए कौन सा मल्टीप्लायर है? प्री मल्टीप्लायर है, और बी बाद में है तो बी पोस्ट मल्टीप्लायर, इसको बी ए मत कर देना। और ए इंटू सी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला मैंने कट कर दिया है। एक और देखो, मान लो a प्लस बी और c इधर लिखा हुआ है, तो ये फिर से देखो ए सी होगा, ए सी बीच में प्लस बी सी। इसको कोई भी ऐसे ना लिखे कि क्या, जैसे मान लो सी ए प्लस सी बी, ऐसे नहीं लिखोगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। एक देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वैसे ये फिर से वही बात, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बट फिर भी डिस्कस करने में क्या बुराई है। एग्जाम में आया तो, वैसे आने का तो चांस नहीं है, बट इन केस अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया तो हम करने के लायक तो रहे एटलीस्ट, और कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मान लो a इंटू आई, ये हमारा i इंटू ए इक्वल टू ए है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, तो यहां पे i इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखो, ए में किसी दूसरी मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करें अगर, और रिजल्ट मान लो आई हो जाए, ठीक है, तो यहां पे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए and is represented by a इनवर्स, a का पावर -1। ओके, तो अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ये भी नोट कर लेना, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो अगर फोर्थ और फिफ्थ में, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कहीं हो जाए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के इक्वल हो जाए, आई समझते हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे मान लिया हमने 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स भी 3x3 की है,
इनको मल्टीप्लाई करके अगर ऐसा हो जाए, अगर ये 3x3 का है तो इसका रिजल्ट I3 होना चाहिए। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये मान लो कुछ भी हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा हो जाए, तो ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो A और B को मल्टीप्लाई करके सेम ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए I3, तो उसको क्या बोलेंगे? B जो है वो A का इनवर्स है। A का इनवर्स कितना हो जाएगा? B। और ऐसा भी कह सकते हैं एंड B का इनवर्स A है। यहाँ पे A तो B का इनवर्स है ही, B जो है वो A का इनवर्स हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा यहाँ पे लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ये क्लियर हुआ? फोर्थ फिफ्थ यहां तक क्लियर? बोलो। यस सर। चलो कॉपी कर लो जल्दी। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, वैसे मैं इसका डिटेल रीजन तुम्हें डिटर्मिनेंट्स में बताऊंगा, अभी बस इतना नोट डाउन कर लो। इसके नीचे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, नोट करके लिख लो इसको, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैं बता देता हूं, वैसे मैं कोई भी बिना बताए आगे नहीं बढ़ना चाहता। देखो एक वर्ड होता है डिटर्मिनेंट्स, इसके बाद का चैप्टर हमारा वही है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उनसे हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली जाती है। तो अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होती है ना, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कहने का मतलब उस मैट्रिक्स से अगर हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, अगर 0 आ जाएगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए इनवर्स, तुम पढ़ोगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, एक वर्ड होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे फॉर्मूला बनता है। अब सोचो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला अगर है, ये डिटर्मिनेंट ए है, तो अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो नीचे वाला क्वांटिटी 0 डिफाइंड ही नहीं होगा ए इनवर्स। मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एडजॉइंट निकालना भी बताऊंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, बट वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। लेकिन नोट करके लिख लो कि मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो कैसी हो? नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म पे रखें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ जाएगी तो उसका इनवर्स निकलेगा नहीं, चेक कर लो यहाँ पे। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो इनवर्स कैसे निकलेगा? तो डिटर्मिनेंट 0 उसी मैट्रिक्स का होता है जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आता है। तो इनवर्स निकलने के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अभी सिर्फ नोट करके ये लिख लो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। इतना लिख लो पहले। हम चल रहे हैं आगे, मैं लेफ्ट साइड से मिटा रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लो नोट करके इसको। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो तीन चीजें होती हैं। या तो फर्स्ट नंबर इज 0, इसे मान लो एक्स वाई लेके बात करते हैं। मान लो x इंटू वाई 0 आ गया, समझना इसको, फिर इसके थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो तुम्हें समझ आएगा। एक फैक्ट है, मान लो एक इक्वेशन है x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये चीज वैलिड तभी होगी जब x 0 हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि y 0 हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है और दोनों 0 हो जाए, तो ही ऐसा होगा, है कि नहीं? ये चीज कभी भी, मतलब मान लो कोई दो नंबर्स ऐसे हैं कि x 0 के इक्वल नहीं है और y भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो वैलिड ही नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा ये।
दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो एक नंबर एटलीस्ट जीरो होना ही चाहिए। मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है, और इनका प्रोडक्ट मान लो जीरो, नल मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब बता दूं, जीरो मैट्रिक्स हमने वैसे पढ़ा है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। मान लो एक हमको 2x2 का जीरो मैट्रिक्स बनाना हो, तो क्या लिखेंगे? 0 0 0 0। ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है। 2x3 का जीरो मैट्रिक्स ऐसे, ये 2x3 का जीरो मैट्रिक्स है। इसको एज अ होल ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो ये देखो, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ये कोई भी नहीं बोल सकता कि या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। बहुत सरप्राइजिंग है ये, मतलब ये वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है? ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो, ऐसा हो सकता है मैट्रिक्स के केस में। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बट ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक वो लोग टच करते हैं ऑब्जेक्टिव पूछने में, इसका ध्यान रखना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है बट दोनों कैसी हैं? नॉन जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है उसमें से। एग्जांपल देखो, सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, और एग्जांपल लेना बहुत ही आसान है। एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका पहला कॉलम जीरो कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स का कॉलम जीरो कर लिया, और दूसरी मैट्रिक्स ले लिया, उसका हमने दूसरा रो जीरो कर लिया। इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए ध्यान रखना, ये 2x2 है और ये भी 2x2 है, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है। तो देखो पहले वाला क्या हो जाएगा, ये तो होता है R1C1, ये होता है R1C2। ये समझाने के लिए है, एक्चुअल टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये मत समझना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मूला है, नहीं, ये मतलब डेवलप किया हुआ है, मान लो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। फिर दूसरा क्या होगा, R2C1, और यहाँ पे होगा R2C2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबका सिग्मा भी है। तो पहले जीरो, ये वाली रो समझो ठीक से, मल्टीप्लीकेशन मैंने ठीक से बताया नहीं है, अभी करके नहीं दिखाया, बताया तो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जीरो मल्टीप्लाई करेगा 3 को, कितना हो गया? मैं लिखता हूं पूरा, 0 इंटू 3। अब ये -1 करेगा जीरो को, तो प्लस -1 इंटू 0, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब R1C2 देखो, इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई करेगा 5 को, 0 इंटू 5, प्लस -1 करेगा 0 को, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये भी हो गया। अब R2C1, रेड कलर, ये देखो R2 ये वाली है और C1 ये वाला है, तो 0 के साथ 3, 0 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0, ये हो गया। अब इसको देखो R2C2, इस R2 के साथ इस C2 को, तो 0 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 0। मतलब हर एक एलिमेंट को, मान लो ये एलिमेंट 5 है ना, तो 5 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है हर जगह पे। यहां पे देख लो और यहां पे देख लो, तुम्हें जहां पे भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये -1 दिखा, तो -1 देखो यहां भी 0 से मल्टीप्लाई किया और यहां भी 0 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई भी एलिमेंट हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर एलिमेंट 0 होना ही है। ये देखो कितना हो गया, 0 प्लस 0, पहला एलिमेंट 0, 0 सब 0, तो ये हो गया कि नहीं जीरो मैट्रिक्स। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, उनका रिजल्ट 0 हो सकता है। तो इस चीज को याद रखोगे, इस चीज को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 2 3 -1 2 5। क्या कोई है जो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकता है? निकाल सकते हो क्या? ये कौन से रो है? 2 क्रॉस 3 है। अगर ए का स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 2 3
-125, इस वाले को इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 123 -125, जरा निकालो कितना है ये, 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम नहीं है, तो इसका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी वजह से पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है एन ऑर्डर का तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, उसका क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर क्यूब कभी भी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक में स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऐड किया। अब देखो ये क्या होता है, ये सब छोटे छोटे सवाल तुम्हारे बनाएंगे, है ना। इसके बाद तुमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बस एक बार इस कॉपी को अच्छे से रिवीजन कर लेना, तभी एक्सरसाइज में जाना। अब देखो, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका पावर 1, ये तो ए ही रहेगा। अगर उस मैट्रिक्स का पावर 2 है, ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे, ए इंटू ए कर लोगे, मतलब ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन कर लोगे दोनों मैट्रिक्स का। अगर ए का क्यूब है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लोगे। इसी तरीके से अगर ए टू द पावर एन निकालना हो तो ए टू द पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए कर लेना, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब मान लो ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर पहले निकाल लो, उसके साथ ए को रख के फिर मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स का कोई भी इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हम निकाल सकते हैं। यहां देखो, मान लो ए टू द पावर m प्लस n करना है, तो यहां पे हम a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n कर सकते हैं। यहां पे एक चीज हम नोट करना भूल गए, n जो होता है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पावर वही होता है जो नेचुरल नंबर होते हैं। यहां पे फॉर ऑल m एंड n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऐसे भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। मान लो, तो कलर चेंज कर लेते हैं, लेट fx कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल समझते हो ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है, एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वही पॉलिनोमियल होता है। तो एक पॉलिनोमियल मान लो a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन टिल anxn, ये पॉलिनोमियल है ऑफ, लेट p of x be a polynomial of डिग्री n। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री n का, एंड कैपिटल A B एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मान लो इसका m है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो इसमें x की जगह अगर a पुट कर लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू a प्लस a1 इंटू a1 इंटू a स्क्वायर, सॉरी a1 नहीं, ये a2 है, फिर a3 इंटू a क्यूब, तो ऑन a नॉट इंटू a टू द पावर n। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी नोट करना है, अभी इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक पावर 0 छूट गया था, पावर 0 छूट गया था। पहले तो ये समझो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है। मान लो 5 है, 5 का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैट्रिक्स के केस में अगर किसी मैट्रिक्स का पावर हम 0 लगा दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाता है। तो अगली लाइन में या इसी में हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो a का पावर 0 यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैं करेक्ट करता हूं। देखो पूरा मिला के क्या लिखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा a नॉट और यहाँ पे लिखेंगे i। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m है, तो ये i m लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, तो इसको a नॉट इंटू आई एम लिख लो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की है,
5 2 7 -1 3 5। मान लो ये मैट्रिक्स है A 3x3 की है, तो अगर A का पावर 0 निकालोगे तो क्या आएगा पता है? I3 मिलेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मिलेगा, इसको I3 बोलेंगे। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m है और उस मैट्रिक्स का पावर 0, ये Im एक्चुअली में क्या है? A का पावर 0 है। तो अगर ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस पे हमने पावर 0 किया तो क्या मिला? I3 मिल गया। अब m ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका पावर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? Im मिलेगा। एक और बात मैं बता दूं, जब बात निकल ही गई है, तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स होता ही है। एक मैट्रिक्स दूसरा लेते हैं, मान लो ये 1 0 0 0 -3 0 डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, 0 0 2। तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG डायगोनल, और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख दो, 1 -3 2 बस। तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं पे तुम ये लैंग्वेज देखना तो समझ जाना ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है, तो समझ जाना अगर ऐसे लिखा हो तो ये इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ओके, अब मान लो कोई ऐसे बोल दे DIAG डायगोनल 1 2 3, तो इसको कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसका मतलब क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स और 3 ही एलिमेंट है। अगर मान लो यहाँ 4 भी होता तो क्या करते? तो एक 0 और लगाते, 0 0 0 4, इस तरीके से चलता, ये 4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, दूसरे का इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे करना जब हम 3.2 खत्म कर लेंगे उसके बाद, ठीक है? 3.2 एक्सरसाइज करने के बाद उसके एग्जाम्पल करने हैं। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, कब ए बी एग्जिस्ट करेगा, कब ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देखो यहाँ पे 3.2, पहले कितने क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, और सारे एक जैसे ही हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। बट एक बात ध्यान रखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो कितने भी पार्ट्स हो, ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट्स होते हैं, तो कितने भी पार्ट्स हो और वो कितना भी सिंपल हो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी पे होना चाहिए, फेयर कॉपी पे। तो है क्वेश्चन इसमें भी। 3.2 का देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस स्किप करूंगा, जो जो स्किप करूंगा वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि तुम्हें एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए एक मैट्रिक्स डिफाइंड है 2x2, बी भी 2x2 और सी भी 2x2, ए प्लस बी निकालो। बहुत सिंपल, चलो मैं एक दिखा देता हूं। ए प्लस बी कितना होगा? ए और बी दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो। तो 2 + 1 ये हो गया 3, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, 4 + 3 हो गया 7, 3 - 2 हो गया 1, 2 और 5 हो गया 7। तो ये निकल गया हमारा ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस बी निकाल लोगे, ए माइनस बी भी देख लो, ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस, तो 2 - 1 हो गया 1, 4 - 3 हो गया 1, 3 - -2 हो गया 5, 2 - 5 हो गया -3। ये ए माइनस बी निकल गया। ये देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो 3a - c कैसे होगा? पहले 3a निकाल लो। 3a मतलब a के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई, 6 12 9 6, ये 3a हो गया। इसमें से c माइनस कर लेना, 3a - c कितना हो जाएगा? देखो इस वाले में से c माइनस करो, तो 6 - -2 8, 12 - 5 हो गया 7, 9 - 3 हो गया 6, 6 - 4 हो गया 2। तो इस तरीके से बाकी पार्ट्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए बी चाहिए और फिर बी ए चाहिए, मैं एक कर देता हूं कोई भी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट a प्लस बी हो गया, सेकंड पार्ट a माइनस बी, और ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा 3a - c। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट ए बी, बहुत ध्यान से देखो। ए बी, तो पहले हमने a लिख दिया 2 4 3 और 2, ये a हो गया, ए बी इज इक्वल टू, और b हो गया 1 3 -2 5। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, बी भी एग्जिस्ट करेगा। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है। चलो तो करें मल्टीप्लाई, 2 × 1, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, पहले इस वाले को इस वाले से, और वो बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। चलो लिखते हैं, 2 × 1 हो गया 2, प्लस 4 × -2 कितना हो गया
-8, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब रो 1 कॉलम 2 इस वाले से, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, 4 इंटू 5 हो गया 20। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। तो ये कितना हो गया, 2 - 8 हो गया -6, ये हो गया 26, ये हो गया -1, ये कितना हो गया 19। तो ये ए बी निकल गया। ऐसे ही बी ए निकाल लोगे, बोलो हो जाएगा? यस आसान है। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखना होगा लिख ही लियोगे, इसमें कुछ था नहीं। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस सबको करेंगे, सॉल्व करना है कि नहीं करना है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फर्स्ट पार्ट तुम्हें कर लेना खुद से, ऐड करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐड करना है, ये भी तुमसे हो जाएगा। आइडेंटिटी लगेगी a+b² a-b² वो क्लास 8th में 9th में पढ़े हो। थर्ड पार्ट भी कर लोगे, बहुत आसान है। मैं फोर्थ करा देता हूँ, हालांकि ये भी तुमसे हो जाएगा बट फिर भी मैं करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में देखो, cos स्क्वायर x प्लस साइन है बीच में, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है बस। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1। तो ये हो गया, सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं इसलिए मिटा दे रहा हूं जल्दी से क्योंकि तुम्हें एक बार खुद से करना ही है, तो बस अभी देखते चलो। एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें से मैं क्या करूं, सिर्फ एक फोर्थ वाला कर देता हूं, ठीक है, सिर्फ एक फोर्थ वाला, बाकी सारे तुम लोग कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। मैं सिर्फ एक फोर्थ वाला कर देता हूं, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं तुम्हें फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं, सिर्फ एक पार्ट करेंगे, बाकी सारे तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। देखो बहुत आराम से देखना, फोर्थ पार्ट, ये वाला हमारा रो 1 है, ये रो 2, रो 3, C1 C2 C3। अब देखो, इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया हमने B, तो ए बी यहां पे लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब रो 1 को कॉलम 2 के साथ, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 +6, 4 इंटू 0 0। रो 1 इंटू कॉलम 3, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 3 इंटू 4 हो गया 12 और 4 इंटू 5 हो गया 20। रो 1 कंप्लीट। अब चलो रो 2 के साथ, ये रो 2 है, इसके साथ कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। मैं थोड़ा सा तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए ऐसा करता हूं। अब कर रहे हैं हम लोग रो 2 को, तो रो 2 के साथ कॉलम 1, थोड़ा अलग बनाता हूं लाइन, ये वाला। तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। अब रो 2 के साथ कॉलम 2, 3 इंटू 3 -9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। रो 2 के साथ कॉलम 3, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। रो 2 कंप्लीट। अब चलो रो 3 के पास, रो 3। अब ये वाली रो 3 है और ये वाला रो 3, ये नहीं है, ये वाली रो 3 है और ये वाला कॉलम 1 है। तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18। अब रो 3 के साथ कॉलम 2, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0 0। ये कौन सा कर दिया, गलत हो गया ना, मैं नीचे वाली मैट्रिक देख बैठा। इसको फिर से करते हैं, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0। अब रो 3 के साथ कॉलम 3, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। तो ये देख रहे हो, एक भी गलत हुआ ना तो आंसर गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, बहुत ही केयरफुली करना है इसको। अब फाइनल आंसर, तो 12 + 2 14, ये हो गया 0, ये कितना हो गया 42, चेक करते रहना 18, ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया -1, ये कितना हो गया बताओ 30 40
50, 56। चेक कर लेना कोई मिस्टेक हो जाए तो। 18 + 4 22, ये कितना हो गया -2, ये हो गया 30 और 40 70। तो आई थिंक ये आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बस प्रोसेस को ध्यान रखना और बहुत ही केयरफुली इसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आए तो बहुत ही केयरफुली मल्टीप्लाई करना चाहिए। थर्ड का फोर्थ पार्ट ये कॉपी कर लो, हम चलेंगे आगे। बीच में जितने भी छोड़े हैं मैंने वो सारे घर पे एक बार कर लेना और करके आंसर मैच कर लेना। नहीं मिलता है तो मतलब गलत है, फिर से करना शुरू कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाला काम है, ये मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। क्या क्या करना है वो समझ लो। फोर्थ में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन कंप्यूट a + b एंड b - c, दोनों निकल जाएंगे आसानी से। ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c इक्वल टू a + b - c, मतलब कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है a एंड b दे दिया है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों। देन कंप्यूट 3a - 5b। तो देखो 3a निकाल लेना पहले, 3a मैं यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, 3a कितना होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई। दिस विल बी 2 3 5, फिर 1 2 4, ये तो पता है ना, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 कट जाएगा, फिर ये 7 6 और 2, 3a आ गया। 5b निकाल लेना, 5b हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2, 3a और 5b आ गया, इनको माइनस कर लेना। तो 3a - 5b करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, जीरो मैट्रिक्स बनेगा क्या। 1 2 4 1 2 4 7 6 2, हाँ जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये ऐसे कर देना, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में कर देता हूँ, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे। तो पहले तो cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, फिर sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसके बाद दोनों का एडिशन है। तो देखो 6th में cos थीटा को स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह सोचो, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन काउंट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वो स्केलर नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स आएगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो cos थीटा इन चारों को मल्टीप्लाई करेगा, sin थीटा इन चारों को मल्टीप्लाई करेगा। करते हैं, तो पहले cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन पहली मैट्रिक्स के साथ, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा sin थीटा, फिर ये हो गया माइनस sin थीटा cos थीटा, और लास्ट वाला क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा। ये पहला मैट्रिक्स हो गया, प्लस दूसरी मैट्रिक्स में sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस साइन के साथ, फिर sin थीटा cos थीटा, और यहां पे क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, चेक करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 0, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1। तो इसको चाहो तो I2 लिख सकते हो, या फिर इसको डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म पे भी 1 1 लिख सकते हो, मर्जी अपनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आप देखो आगे, देखो 7th हम लोग पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल में, याद करो 7th हम कर चुके हैं, 7th और 8th, मतलब 7th के दोनों पार्ट्स हम बहुत आसानी से कर लेंगे। 7th का फर्स्ट तो कर ही लोगे, जैसे फर्स्ट में मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर यहाँ देखो 7th का फर्स्ट पार्ट x - y दिया है और x + y दिया है। x + y ये एक मैट्रिक्स है और x - y ये एक दूसरी मैट्रिक्स है। पहले क्या करना, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को ऐड कर लेना, मैं दिखाई देता हूं करके। 7 0 2 5, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और दूसरा वाला क्या है 3 0 0 3। देखो जब ऐड करोगे तो y से y कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। इक्वेशन में हम सिंपली काट लेते हैं और कुछ लिखते नहीं है वहां पे। इक्वेशन में भी क्या होना चाहिए, देखो अगर ऐसे लिखा हो, यहाँ पे मान लो 3 हो, यहाँ पे मान लो 7 हो, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2x लिख देते हैं सिंपल, और यहाँ पे 10 लिख देते हैं, बट इनफैक्ट ये 2x + 0 है, बट 0 हम लिखते नहीं है, इतने बच्चे भी नहीं है कि 0 लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग 2x लिख देते हैं केवल।
बट मैट्रिक्स में अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, यहाँ पे 2x प्लस 0 मैट्रिक्स लिख देना, ओ लिख देना, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, अगली लाइन में ओ हटा लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो 7 + 3 हो गया 10, 0 0 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, इतना लिख देना। अब 0 तो हटेगा ही, तो अगली लाइन में 2x = 10 0 2 8 ऐसे लिख देना। अब x क्या होगा देखो, 1/2 वहां ले जाओगे तो नीचे पहुंचेगा 10 0 2 8। अब ये क्या है, एक्चुअली 2 का डिवीजन है, तो मैंने बताया था ना, डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कहने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर लो, कितना हो जाएगा 5 0 1 4। क्या क्या निकालना था, x निकालना था, तो x निकल गया। अब इसमें डाल लो या इसमें डाल लो, या इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो। दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। इस बार क्या होगा, x से x कट जाएगा, और तुम्हारा 2y प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 7 - 3 इज 4, 0 - 0 0, 2 - 0 2, और 5 - 3 तो -2। अब यहाँ पे मैं एक बार में y लिख देता हूँ 2 से डिवाइड करके, तो 2 0 1 -1। बहुत आसान है इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसको करना खुद से, ठीक है, इसको खुद से करना, बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं होगी। सेवेंथ का सेकंड पार्ट देखो, ये मैं करवा देता हूँ, सेवेंथ का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपली करके नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल इस टाइप की इक्वेशन याद करो। 2x + 3y मान लो 5 है, और 3x + 2y मान लो 7 है। तो कैसे करते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड याद है ना। मान लो हमें y को एलिमिनेट करना है, तो क्या प्रोसेस होता है, पहली इक्वेशन में दूसरी के कोएफिशिएंट से, और दूसरे में पहले के कोएफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 10, 3 से मल्टीप्लाई तो 6x + 6y = 21, फिर माइनस करते हैं तो ये कट जाता है, फिर ये माइनस का 2x माइनस का 11, x की वैल्यू 5.5 ऐसे आ जाती है। अब x निकल गया तो किसी एक में डाल के y निकाल लेते हैं, यही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना है। अब देखोगे तो 2x + 3y = 2340, 2340, ये पहली मैट्रिक्स इक्वेशन। और दूसरी मैट्रिक्स इक्वेशन 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। पहले किसको कटाना चाहते हो ये दिमाग में रखो, तो हम y को कटाना चाहते हैं। y को कटाने के लिए पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लिया दूसरे के y के कोएफिशिएंट 2 से, और दूसरी को मल्टीप्लाई कर लिया पहले के y के कोएफिशिएंट 3 से। अब देखो पहली इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 4x + 6y, और RHS पे क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो 4 6 8 0। दूसरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 9x + 6y = RHS पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 6 - 6 -3 और 15। अब यहां पहुंच गए हम लोग, मल्टीप्लाई करके यहां तक आ चुके हैं। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट के क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। और इधर 9 - 5 4 - 9 कितना हो गया, -5x, और इधर सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 6 हो गया 2, 6 - -6 12, 8 - -3 11, 0 - 15 तो -15। अब यहां से क्या क्या होगा देखो, ओके पहले तो माइनस का 5x, इधर क्या आ जाएगा 2 12 11 -15। अब यहां से x कितना होगा, -1/5, उधर ट्रांसपोज हो रहा है, -1/5 जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा -15। कितना होगा, तो माइनस का 1/5 जब डिवाइड करेगा तो चेक करो, ये हो जाएगा -2/5, यहाँ से माइनस माइनस कट जाए, सॉरी माइनस ये भी होगा, -12/5, ये -11/5, और इधर 5 माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, x निकल गया। अब x निकल गया तो y निकालने के लिए ये प्रोसेस मत करना, अब x की वैल्यू डाल देना किसी एक में, किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेना, वहां से हमको y बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखो x की वैल्यू हम या तो फर्स्ट वाले में डाल दें या दूसरे वाले में डाल दें, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। 2 × x, इसको डबल करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कर ही देता हूं, 2 × x करके सीधा लिख देते हैं, माइनस का 4/5, माइनस का 24/5, फिर माइनस का 22/5, और माइनस नहीं प्लस 6, ये 2x हो गया, प्लस 3y
इज इक्वल टू कितना 2340। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ओहो ये नहीं है, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर ली, 2 इंटू एक्स ये हो गया, 3y ये हो गया, और ये राइट साइड। अब यहां से 3y की वैल्यू क्या होगी चेक करो, तो दिस ये उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4/5, तो 2 प्लस 4/5 14/5 हो गया। अब 3 के साथ ये 24/5, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 24/5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 24/5, तो 15 और 24 29 39/5। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 माइनस ऑफ माइनस 22/5, तो 4 प्लस 22/5 20 और 22 42/5, 0 माइनस 6 हो गया -6। अब यहां से y क्या हो जाएगा देखो, 3 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 14/15, यहां से 3 कट जाएगा तो 13/5, इसमें भी 3 कट जाएगा तो 14/5, और इसमें हो जाएगा -2। तो ये x और y आ चुका है, ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हम लोग। सर आ गया समझ। वेरी गुड। तो 7 तक हम लोग रखते हैं, अगली क्लास पे 8th ऑनवर्ड्स चलेंगे। ये कॉपी कर लो, इन्फॉर्म करो, फिर मैं बताता हूं अगली बार क्या करेंगे। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। देखो फिर से यहाँ पे एरर हो चुका है, 4 माइनस 6 ये है -2, 6 माइनस माइनस प्लस ये तो ठीक है, फिर 4 माइनस ऑफ -3 ये 7 होना चाहिए है ना, नहीं सॉरी 8 माइनस ऑफ -3 ये ठीक है, 0 -15 बस एक ही गलत था यहाँ पे -2 वाला। यस सर। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का। तो अगर x हमारा थोड़ा उल्टा फुल्टा आ गया तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होंगी, इसका भी ध्यान रखना। इसमें भी एरर है, कैलकुलेशन एरर है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो एग्जाम में, इसका ख्याल रखना। तो यहां तक हमने कर लिया। अब अगली क्लास पे देखो 8th से आगे चलेंगे, 8th 9th 10th, आई थिंक हमको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एक दो छोड़ के। 8th 9th 10th 11th 12th, फिर 13th काफी अच्छा है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। 14th जो है वो डिसप्रूव करना है। 15 16 तो मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 17th भी 18th भी, फिर 19th और 20th थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत आसान है। तो 20 तक के क्वेश्चन है। अगली क्लास पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन काफी लंबे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 भी छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें क्यूब निकालना है, देख ही रहे हो। फिर 17th भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, 18th काफी अच्छा क्वेश्चन है बट लंबा है, 19th और 20th। तो अगली क्लास पे एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर लेंगे, और टाइम बचेगा तो थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी शुरू कर लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।